आप लोग कार्यकर्ता हैं, अर्थात योद्धा हैं। स्वदेशी के विचार को भी और उसका क्रियात्मक रूप, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इन सभी चीजों को सामान्य जन तक ले जाने वाले वाहक। जिस कार्यकर्ता को भी अपने काम के विजन, वैचारिक स्पष्टता और व्यवहारिक रूप ये नहीं होगा तो वो कार्यकर्ता प्रभावी रूप से उस विचार को आगे नहीं ले जा सकता। हो सकता है खुद समझ जाए, लेकिन बिल्कुल अक्षर स्पष्टता नहीं होगी तो वो आगे समझा नहीं सकता। और हमें ऐसे ही कार्यकर्ता चाहिए जो विषय को समझकर आगे समझा सके, मतलब एक दिए से दूसरा दिया जलते हैं। तो आप इस प्रकार के मेरी बातचीत में कुछ बातें दिल से रहेंगी और कुछ दिमाग से रहेंगी, तो वो धारा प्रवाह नहीं होगा, अरुचिकर भी होगा, क्योंकि सटीक आंकड़े भी होंगे, उसमें वाजिब तर्क भी होंगे। और कार्यकर्ताओं के लिए मेरा मानना है कि भाषण का प्रकार इसी प्रकार का रहना चाहिए। मेरा विषय है वर्तमान परिदृश्य में या कहें वैश्विक परिदृश्य में रोजगार सृजन की चुनौतियां, और स्वाभाविक चुनौतियों में से ही अवसर निकलते हैं। और अवसर अर्थात वैश्विक परिदृश्य में रोजगार सृजन की चुनौतियां और अवसर। इसकी पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा सा विषय से हटकर 2-4 मिनट की बात रखूंगा। जीवन में हमेशा चुनौतियां रहती हैं, किसी का भी जीवन हो, और अवसर उन्हीं चुनौतियों में निकलते हैं। हम इस सृष्टि के जन्म से ही अगर देखें तो जो प्रसिद्ध थ्योरी थी उसी को ही अगर हम देखें तो बिग बैंग से पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ, मैटर एंड एनर्जी। ये पूरा ब्रह्मांड तो चुनौतियां मैं कहता हूं परिवर्तनशील है, उसके समर्थन में ये कुछ तर्क है। जब बिग बैंग हुआ तो उससे पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ। कालांतर में उससे भौतिकी उत्पन्न हुई। इससे डालेंगे तो नीचे वाला है। तो भौतिकी, रसायन, केमिस्ट्री, एटम, मॉलिक्यूल्स, उसका जन्म हुआ। उससे पृथ्वी का जन्म हुआ। कालांतर में जीव बना, वनस्पति बनी, फिर चौपाए हुए, फिर दोपाए हुए। मैं एकदम भागता हुआ बताता हूं। फिर चौपाए हुए, चौपाए से हम मनुष्य दो पाए, कंदमूल, जानवरों का शिकार, तो पत्थर के हथियारों का आविष्कार। तो व्यवस्थित सभ्यता में रहना है तो समूह में रहना, गांव या बस्ती, उस पर रहना, हिंसक जानवरों को डराने के लिए, भोजन को पकाने के लिए अग्नि की खोज। आज हमने अग्नि को नियंत्रित कर लिया है। आज हर घर में सिलेंडर के अंदर अग्नि बंधी हुई पड़ी है, माचिस के अंदर से अग्नि बंधी हुई पड़ी है। हमने उसको अपने हिसाब से नियंत्रित कर दिया। जब चाहेंगे जलाएंगे, जब चाहेंगे बंद करेंगे, अपने हित के लिए उसको उपयोग करेंगे। उसको साध लिया, बांध लिया। तो फिर अग्नि की खोज। फिर 11,000 साल पहले कृषि का आविष्कार, खेती करनी शुरू करी। आलू उगाएंगे, बैंगन उगाएंगे, फल की खेती करेंगे। तो कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि के बाद हुनर आधारित क्रांति, गांव-गांव में औद्योगिक क्रांति। हमारा गांव था, उद्योग का हम निर्यात करते थे, मसाले भी, और ग्राम आधारित उद्योग की पूरी चेती तो हुनर सीखे, हुनर आधारित औद्योगिक क्रांति। फिर मवेशी क्रांति हुई, चिकित्सा क्रांति हुई,
मशीनी क्रांति हुई, संचार क्रांति हुई, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, डिजिटल क्रांति, ऑटोमेशन क्रांति और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति। मोटा एक अगर हम शुरू से देखते हैं तो मानव सभ्यता में हर बार चुनौतियां आई हैं और मनुष्य ने हमेशा उन चुनौतियों में से अवसर निकाले हैं। अब जो क्रांति तेजी से पिछले 3 दशक में वैश्वीकरण इसके बाद आई है, मशीनी क्रांति के कारण कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल और ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे सामने ये चुनौती है कि पूरे परिदृश्य में रोजगार के स्वरूप बदल रहे हैं। तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हम रोजगार सृजन कैसे करें? इसी को अगर हम डाटा में कन्वर्ट करते हैं, ये तर्क है, तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं रोजगार के अवसरों के संदर्भ में, तो भारत की जनसंख्या, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जापान 142.8 करोड़ है। भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। भारत में डे 1 से लेकर 14 वर्ष तक के 37 करोड़ बच्चे हैं। भारत में 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के 37 करोड़ युवा हैं। अर्थात डे 1 से 29 वर्ष तक के 74 करोड़ बच्चे और युवा हैं। उनको ठीक शिक्षा और ठीक रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो बेरोजगार युवा, बिना पढ़ा लिखा बच्चा देश की आफत है, और पढ़ा लिखा बच्चा, रोजगार युक्त युवा देश की ताकत है। ये 29 वर्ष तक का चित्र है, 74 करोड़। कार्यशील अगर आबादी देखें हम, कार्यशील आबादी जो काम कर सकते हैं, 15 वर्ष से नीचे का बच्चा है, पढ़ेगा, लिखेगा, खाएगा, पिएगा, मस्ती मारेगा। 65 से ऊपर का है, जीवन भर बहुत कमाएगा, आराम से बैठकर खाएगा। तो 15 से 64 वर्ष तक के 93 करोड़ लोग, ये भारत की कार्यशील आबादी। जब हम कहते हैं 15 से 64 तक के 93 करोड़ लोग कार्यशील आबादी, और डे 1 से 14 वर्ष तक के 37 करोड़ बच्चे, तो 130 करोड़ जनसंख्या बनती है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 34 करोड़ है, हमारे यहाँ 37 करोड़, तो 14 से 29 तक के बच्चे हैं। ये हमारा जनसंख्या का स्ट्रक्चर है। तो इसके कारण से हम विश्व का सर्वाधिक युवा देश हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां इतने युवा हैं। और इकोनॉमी का ट्रैक बताता है कि जहां जहां जिस देश में युवा ज्यादा होते हैं, वो उस देश का गोल्डन पीरियड होता है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। जहां युवा ज्यादा होंगे, वो देश की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से प्रगति करती है। विश्व की अर्थव्यवस्था से बताता है, क्योंकि युवा है, वो अपने को खर्च करते हैं, कंघा भी रखते हैं, बटुआ भी रखते हैं, चीज भी अच्छी खरीदते हैं, जूता भी अच्छा लेते हैं, जराब भी अच्छी लेते हैं, चश्मा भी लेते हैं। बुजुर्ग आदमी तो सोचता है चलो ठीक है, कमीज पजामा है, काम चल जाए। तो उसके कारण से मांग होती है। मांग होती है तो उत्पादन होता है, उत्पादन होता है तो फैक्ट्रियां चलती हैं, बाजार चलती है। तो युवा सिर्फ खर्च नहीं करता, 2 हाथ से कमाता है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास वर्ष 2045 तक है। उसके बाद हमारे से विश्व का सर्वाधिक युवा देश का तमगा धीरे धीरे हमारे हाथ से चला जाएगा, और उसी अनुसार फिर मांग में कमी
और उत्पादन में कमी, उसी हिसाब से रोजगार अर्थव्यवस्था। अब प्रश्न ये है कि ये जो नैरेटिव बना है बेरोजगारी, इसको हमें ठीक से समझना है। रोजगार दो क्षेत्रों से आता है। एक है संगठित क्षेत्र, इसे प्रचलित भाषा में कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र, जिसे बोला जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? सरकारी नौकरी, ये 4 प्रकार की होती है। एक तो उसमें वो आता है पहली सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की, जैसे मोदी सरकार। दूसरी सरकार होती है राज्य सरकार, जैसे बघेल सरकार। तीसरी सरकार होती है जिन शहरों में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या होती है, वहां के स्थानीय निकाय जो कि नाली, बिजली, पानी, जन्म, मृत्यु आदि इसकी देखभाल चिंता करते हैं, तो नगर निगम। और चौथी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ये 4 प्रकार की सरकारी नौकरी ये संगठित क्षेत्र में मानी जाती है। और दूसरा माना जाता है जिस भी फैक्ट्री में, कंपनी में कर्मचारियों का पीएफ कटता है, क्योंकि उससे अकाउंटिंग हो जाती है, उसका प्रोविडेंट कटता है। मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, या जहां पीएफ कटता है, तो ये संगठित क्षेत्र बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अपने देश का लगभग 6 से 7% रोजगार, जिसकी मात्रा है 3 करोड़ 80 लाख, वो इस संगठित क्षेत्र से रोजगार आता है। जो निश्चित है 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी, जो निश्चित है 5 दिन घूमने चलेगा या 10 दिन बीमार हो गए, मीटर चल रहा है, 1 तारीख को खाते में तनख्वाह आ जाएगी। जो अपनी आमदनी को लेकर सुनिश्चित है कि इतना आएगा, तो अपने खर्चों को वो कर लेती है। इतना बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाऊंगा, इतना भविष्य के लिए सेविंग्स करूंगा, इतना मकान बनाना है उसके लिए बचा के रखूंगा, इतना बेटी बड़ी होगी, शादी करनी है, अब इसकी सेविंग करूंगा, वो एक प्लान कर सकते हैं। तो संगठित क्षेत्र नौकरी देता है 3 करोड़ 80 लाख लोगों को। और कार्यशील आबादी कितनी बताई मैंने? अपने यहाँ कार्यशील आबादी कितनी है? 93 करोड़। और संगठित क्षेत्र देता है नौकरी 3 करोड़ 80 लाख। तो बाकी रोजगार कहां से आता है? ऐसा नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं। अब यहीं अगर बैठे हैं सरकारी नौकरी में, यहां से कितने हैं? कोई हाथ खड़ा करेंगे? किसी भी प्रकार की 1 2 3 4 5 6 लोग हम एक प्रबुद्ध वर्ग में बैठे हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि आपको उसका कितने हैं, जो कंपनियों में कितने लोग हैं यहाँ? 1। तो वो रोजगार कहां से आता है? उसके लिए हमें भारत का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। 93% रोजगार 2 तरीकों से आता है। एक तो वो लोग जो अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम, अपनी बुद्धि, पैसा बैंक से लोन लिया तो उतारना तो है, मामा से दिया, जीजा से दिया, साले से दिया, चाचा से दिया, फूफा से दिया, ताऊ से दिया, पैसा देना तो है, कहीं से खरीद करते हैं पैसा। तो अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत और अपना जोखिम। आप इसको एक बार दोहराएंगे, अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम। इसके आधार पर उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स अपना रोजगार खड़ा करते हैं। भारत का 93% रोजगार का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज का मैंने बताया, इसमें अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम से युवा उद्यमी अपना रोजगार खड़ा करते हैं और अपने से एक पायदान जो नीचे रह जाता है उसको, जो है, जहां है, जैसा
गांव में है तो, शहर में है तो, अमीर है तो, गरीब है तो, अनपढ़ है तो, पढ़ा है तो, दिव्यांग है, वृद्ध है, विधवा है, जो है, जहां है, जैसा है, उसी आधार पर रोजगार दे देता है। तो ये अपना एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है कि 93% रोजगार हमारा खुद के द्वारा आता है, 6 से 7% रोजगार संगठित क्षेत्र देता है। अब ये कैसे आता है, मैं उसके 7-8 आपको बताता हूं। अपने जब हम गुजरात से चलते हैं और उड़ीसा तक आ जाते हैं, 3 सागर मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, 7200 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। 3 करोड़ लोग मछली पकड़ के रोजगार ले रहे हैं। पति जाता है, पुरुष जाते हैं सागर में, मछली पकड़ के लाते हैं, महिलाएं मच्छी मार्केट में मच्छी बेचती हैं। ये 3 करोड़ मछुआरों का रोजगार मछली पकड़ने से आता है। 3 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, लेबर ब्यूरो का डाटा है, 3 करोड़ देश में राजमिस्त्री है। वो अपना मेहनत करते हैं, मकान बनाते हैं, ईंटें ढोते हैं, और 3 करोड़ लोगों का भवन निर्माण से रोजगार आता है। देश में 1 करोड़ ट्रक है, आप गूगल करेंगे नंबर ऑफ ट्रक्स इन इंडिया, 1 करोड़ ट्रक हैं, किसी के 2 ट्रक, किसी के 100 ट्रक, 2 करोड़ ड्राइवर और खलासी, इससे अधिक को ट्रकों से, केवल ट्रकों से रोजगार आता है। देश में 1.2 करोड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख रोजगार ऑटो ड्राइवरों का है। ओला है, उबर है, कारें हैं, बसें हैं, टेम्पू हैं। तो परिवहन क्षेत्र से बड़ा रोजगार आता है, वो भी असंगठित क्षेत्र से रोजगार आता है। कहना चाहिए, पिक्चर सामने आनी चाहिए। लोगों का मैंने बताया मछली से रोजगार आता है, तो 2 करोड़ लोगों का रोजगार पोल्ट्री और मांस उत्पादन से आता है। 7500 करोड़ 75 बिलियन अंडे एक साल की हमारी प्रोडक्शन है। तो 2 करोड़ लोग पोल्ट्री और मांस व्यवसाय में लगे। करोड़ लोगों की मुख्य आमदनी का जरिया दूध है, उनका रोजगार वहां से आता है। उसके बाद 6.25 एनएसएसओ का डाटा है, ये भारत सरकार का, 6.25 करोड़ हमारे यहाँ एमएसएमई है, जो हम इंडस्ट्री लेवल में देखते हैं, जो हम ये देखते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देश में 1 करोड़ 10 लाख छोटी दुकानें हैं। हम आटा दाल लाते हैं ना, पैकेटा, बल्ब, मार्केट कुछ लाते हैं दुकानों से। 1 करोड़ 10 लाख दुकानें हैं, 8 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। इसके बाद खेती है। कहने का मतलब 93% रोजगार हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। और ये जो मैंने डाटा बताया, ये सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा है। अब चुनौती क्या है? चुनौती छोटी सी है, अगर हम उसको समय रहते समझ लें तो छोटी सी है, और समय रहते नहीं समझे तो विनाशकारी। बीमारी का, समस्या का पूर्वानुमान अगर पहले से हो जाए तो व्यक्ति उसके उपाय ढूंढ लेता है। हमारे रिटेल उद्योग ने उस चुनौती को नहीं समझा है। हमारे दुकानदार जो हैं, जो मैंने बताया 1 करोड़ 10 लाख दुकानें हैं, उन्होंने उस चुनौती को नहीं समझा, वो मार खाए। लेकिन अभी भी अगर हम उस चुनौती को समझ जाएं तो हम बचाव कर जाएंगे। जब मैं कहता हूं उन्होंने उस चुनौती को नहीं समझा, तो वो ये भांप ही नहीं पाए, वो विजुअलाइज नहीं कर पाए। दुनिया बदल रही है और हमेशा से बदलती आई है। तो ई कॉमर्स क्या चीज है? आज से 10 साल पहले
हमारे छोटे दुकानदार समझ नहीं पाए तो फ्लिपकार्ट उनका एक बड़ा हिस्सा काट के ले गया, वॉलमार्ट उनका बड़ा हिस्सा काट के ले गया, अमेज़न उनकी आमदनियों का, उनकी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा काट के ले गए। वो दुकानों पे तो बैठे हैं बापू बेटा पहले 30,000 रुपये की सेल थी अपनी डेली की, और अब 8,000 की बैठ गई। बनियान पजामे में पिताजी भी बैठे हैं, बनियान पजामे में बेटा भी बैठा है। उनकी समझ नहीं आया ई कॉमर्स भला क्या है कि हमारी 30,000 लोगों की सेल होती थी, अब 3,000 रह गई। चक्कर क्या है, उनको पता ही नहीं कि नई उम्र के बच्चे ऑनलाइन माल मंगा रहे हैं। तो वो भाप नहीं पाए, उनके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अमेज़न, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन बिजनेस वाली कंपनियां काट के ले गए। लेकिन अभी भी बहुत बड़े सेक्टर्स हमारे बचे हुए हैं। समय रहते हैं अगर उनको भाग जाएंगे और उनका रास्ता ढूंढ लेंगे तो रोजगार की कोई दिक्कत ही नहीं। वो चुनौती क्या है? हमने 1991 में जब वैश्वीकरण अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ, तो उसमें यह हुआ कि दुनिया अब एक सिस्टम से चलेगी। ये ऐसे नहीं चलेगा ये जिसका जो जिस तरीके से किया खेती को आ रहा है, जिसका जिस तरीके से किया दुकान में माल बेच रहा है, जिसका जिस तरीके से किया फल बेच रहा है, ऐसे नहीं चलेगी। पूरी दुनिया सिस्टम से चलेगी। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। पूरी दुनिया ट्रेड वॉर में है। आजकल युद्ध की प्रकृति बदल गई है। गोलों बमों से युद्ध नहीं होते, एक दूसरे के बाजार पे झपट्टा मार, क्योंकि बाजार सीमाएं खुल गई हैं। कोई कंपनी कहीं भी जाके व्यापार कर सकती है। तो ये ट्रेड मार है, एक दूसरे के धंधे पर, एक दूसरे के बाजार पर झपट्टा मार। अब वो झपट्टा ऐसे तो मार नहीं सकते, तो वैश्विक नियम बनाए कि सभी जगह ट्रेड इन नियमों से होगा, सभी जगह उत्पादन इन नियमों से होगा, सभी जगह मछलियां इन नियमों के अंतर्गत पकड़ी जाएंगी, सभी खेतों में इन नियमों से खेती उगाई जाएगी, सभी जगह मांस जो बेचा जाएगा वो स्वास्थ्य के पैरामीटर्स के आधार पर बेचा जाएगा। जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अपने तरीके से चल रहा है, उसको ये बताना पड़ेगा दुनिया सिस्टमेटिक हो रही है और हर ट्रेड इंडस्ट्री के लिए नियम तय हो गए हैं। अपने आप को जितनी जल्दी फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड में शिफ्ट कर दोगे तो अपना व्यापार बचा जाओगे। अदरवाइज वो लोग हमें ऑर्गेनाइज करने के नाम पे हमारे व्यापार पे कब्जा करके कॉर्पोरेटाइज कर जाएंगे। वो नियम बनवा रहे हैं। हमारे आम ट्रेडर को नहीं पता, हमारे आम व्यवसायी को नहीं पता कि दुनिया में नियम क्या बन रहे हैं। समय रहते उन नियमों के हिसाब से हम अपना उत्पादन चेंज। कहने का मतलब ग्लोबल पावर्स दे वांट टू मेक आवर ट्रेड industry organized, but their real intention is in the name of making us organized, they want to make it corporatized. और जैसे ही corporatized होता है रोजगार का संकट खड़ा होता है। उसी के आलोक में मैं 3 एजेंसीज की आपको रिपोर्ट बता रहा हूं जिन्होंने अगले 1-2 दशक में दुनिया का चित्र प्रेडिक्ट किया है, और वो विश्व की मानी हुई एजेंसियां। पहली है गोल्डमैन सैक्स। ये अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है, अगर आपको ध्यान हो, और ये दुनिया की चीजों को एनालिसिस करके रिपोर्ट देता है। उसने कहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इससे दुनिया में 30 करोड़ रोजगार बहुत जल्दी 3-4 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। दुनिया में 30 करोड़। दूसरी कंसल्टेंसी है मैकेंजी। हम सुनते हैं ना बिग 4, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स, डिलॉयट, मैकेंजी, अर्नस्ट यंग। तो मैकेंजी एक बहुत बड़ी विख्यात कंपनी है। उसने कहा है 2030 तक, मतलब अगले 7 वर्षों में पूरी दुनिया में 80 करोड़ रोजगार ऑटोमेशन से समाप्त हो जाएंगे। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहा। इन्होंने कहा कि 2030 तक 80 करोड़ रोजगार समाप्त हो जाएंगे। भारत के संदर्भ में फॉरेस्टर के एनालिस्ट है माइकल ओ'ग्रेडी। उन्होंने कहा कि भारत में अगले 2 दशक में
6 करोड़ 30 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे और 24.7 मतलब 24 करोड़ 70 लाख रोजगार पर संकट है। ये डरने की बात नहीं है। ये पूर्वानुमान हमें विवश कर देगा, हमें प्रेरित कर देगा कि हम समाधान की तरफ तुरंत सोचना शुरू कर दें। और हमने शुरू कर भी दिया है। स्वावलंबी भारत अभियान यही है। हमने अपने पूरे समय रहते ऑर्गेनाइजेशन और हर जिला स्वरोजगार केंद्र वो यही तो है। 5-6 सेक्टर्स आपको स्पेसिफिक बताता हूं। ये मैंने सेक्टर है जहां हम रोजगार को अपना बचा के रख सकते हैं। जैसे खेती। 1991 में आर्थिक ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, मतलब सभी दुनिया के देशों की बैंकिंग पॉलिसी एक रहेगी। सभी दुनिया के देशों की ट्रेड को लेकर जो विदेश से माल आता है उस पर टैक्स लगाना। मेरे यहाँ तेरा माल आएगा, कितना टैक्स मैं लगाऊंगा, तेरे यहाँ मेरा माल जाएगा। मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स में कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, आर्थिक एकीकरण 1991 में हुआ था। आर्थिक एकीकरण, बैंक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंटरनेशनल टैक्सेशन पॉलिसी, ये सब पूरी दुनिया की एक हो जाएगी ताकि व्यापार करने में दिक्कत ना आए। अन्यथा ये होता था मेरे यहाँ कुछ कानून अमेरिका के कुछ कानून, तो व्यापार में दिक्कत है। पूरी दुनिया का एक आर्थिक एकीकरण हुआ। अभी यूक्रेन युद्ध के बाद और बदलते पर्यावरण के कारण फूड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ये G20 की मीटिंग करनी होगी 3-4 सितंबर को, उसमें जो विषय आया है मैं आ रहे हैं वो बताता हूँ। कृषि को लेकर फूड ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है और हमारे पास विश्व की सबसे ज्यादा जमीन है। परसेंटेज में तो बेईमानी हो जाती है, आंकड़ों की बाजीगरी हो जाती है, फीता लेके ना हो। तो दुनिया की सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि और दुनिया की सबसे फर्टाइल भूमि, जहां 6 ऋतुएं हैं, 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, वर्ल्ड की मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, वर्ल्ड के मैक्सिमम मवेशी हैं। दुनिया में 64 प्रकार की मिट्टी है तो 49 प्रकार की मिट्टी है। बीजों की विविधता है। तो हमारे पास दुनिया की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि और दुनिया की सबसे फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास है। और हमारे किसानों में अधिकांश आबादी वो खेती कर रही है। तो फूड ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, 4 नियम आ रहे हैं। फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, पूरे दुनिया में यही पद्धति से खेती होगी। उसको डिफाइन किया है GAP। आप गूगल करेंगे तो GAP फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब खेत तो किसी ने शॉर्ट तो नहीं करी, खेत में किसी ने कोई बच्चे ने काम तो नहीं करा। आपकी मिट्टी जिसने आपने अन्न उगाया उसकी हेल्थ कैसी थी, मिट्टी की सॉइल हेल्थ का सर्टिफिकेट, पानी कैसा था, वाटर सर्टिफिकेट, आपने कौन सा कीटनाशक खाद डाली, कितनी बार डाली, तो सारा सर्टिफिकेशन। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दूसरा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तीसरा गुड हाइजीन प्रैक्टिस और चौथा गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। समय के अभाव को सीमित करते हुए मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, इसको पढ़ना। पूरी दुनिया में खेती इस तरीके से होगी, प्लस रियल टाइम ट्रेसिंग। तो पूरे देश का जो फूड, दुनिया में फूड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अगर हम अपने किसानों को ये समझा जाएंगे कि अब जैसे मर्जी खेती कर दी, जैसे मर्जी उगा दिया, जितना मर्जी कीटनाशक डाल दिया, अब ऐसे नहीं चलेगा। नियम तय हो रहे हैं GFP, GMP, GDP, GST के। हमारे किसान जितनी जल्दी उस पर शिफ्ट कर जाएंगे तो हम अपनी खेती का रोजगार बचा जाएंगे, खेती को बचा जाएंगे। अन्यथा कार्यकर्ता बंधुओं, देश के 90% किसान 2 हेक्टेयर से कम के हैं। भारत
के जितने किसान हैं उनमें 90% किसान 2 हेक्टेयर से कम की जोतते हैं, वो इन वैश्विक पैरामीटर्स की खेती कर ही नहीं पाएंगे। इलाज क्या है? हमें युवाओं को रोजगार केंद्र के माध्यम से ये जागृत करना पड़ेगा, गांवों में ये नैरेटिव बनाए, सभी युवा अपनी अपनी बिरादरी के बुजुर्गों से बात करें, बाबा चाचा सरपंच जी खेती अब 2 एकड़ में नहीं होगी, CCTV लगा के आप कर ही नहीं सकोगे। गांव का रकबा अगर 5000 एकड़ का है तो पूरा गांव सामूहिक खेती करे, गांव सहकारी खेती करे और ग्लोबल पैरामीटर्स के आधार पर करे, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन करके करे। अगर हमने ऐसा कर लिया, न सिर्फ रोजगार बचा जाएंगे, पूरी दुनिया को खाद्यान्न देकर हम सुपर पावर बन सकते हैं। पूरी दुनिया ऑर्गेनिक फूड की खोज में है, वो बीमार हो गई है। ये जहरीले रसायन वाला खाना खा खा के यहाँ हॉल में जितने बैठे हैं, इनमें से हर आदमी, मेरा दावा है, शुगर, बीपी, किडनी कैंसर इससे पीड़ित किसी न किसी व्यक्ति को जानता। 3.5 किलो हर आदमी के हिस्से हर महीने ये रासायनिक खाद और कीटनाशकों का जहर आ रहा है। आप इसको फर्टिलाइजर में जाके देख लेना, टोटल कितना यूरिया पेस्टिसाइड छिड़के गए, 140 करोड़ से बांट लेना। हर आदमी के हिस्से हर महीने 3.5 किलो। अगर हम अपनी पूरी एग्रीकल्चर को इस पे ले जाते हैं ग्लोबल पैरामीटर्स पे, तो फिर बिल गेट्स को भी चक्कर काट रहे हैं ना, कभी पूसा आ रही है और कभी मिलेट्स की खिचड़ी में तड़का लगा रहे हैं। आप पढ़ते होंगे समाचार, फिर वो नहीं आ पाए। फिर दुनिया के जो शिकारी बैठे हुए हैं कि मैं जाऊंगा भारत में 5 लाख एकड़ के फार्म में ग्लोबल पैरामीटर्स की कॉर्पोरेट फार्मिंग करूंगा, मैं 10 लाख एकड़ में करूंगा, पर वो दुनिया के लोगों की निगाह है हमारे उस पर। और एक बिल गेट्स नहीं, सैकड़ों बिल गेट्स निगाह लगाए बैठे हैं, मैं 10 लाख एकड़ में करूंगा, 5 लाख एकड़ में करूंगा। तो हम अगर कॉर्पोरेटिव फार्मिंग या कलेक्टिव फार्मिंग पे ग्लोबल पैरामीटर्स के आधार पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो हम अपने रोजगार को बचा जाएंगे। यही तो रोजगार सृजन है। विध्वंस को रोकना, ये तो सृजन का पहला काम होता है। दूसरा सेक्टर है दूध का। अपने यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा मवेशी हैं, लगभग 52 करोड़, 30 करोड़ के लगभग गाय भैंस हैं। वो 22 करोड़ टन, एक टन में 1000 लीटर होता है, 22 करोड़ टन दूध हमारे देश में उत्पादन है। और वो तब है जो प्रति मवेशी हमारा औसत उत्पादन है 7 से 8 लीटर प्रतिदिन। ये 22 करोड़ टन उत्पादन हमारा टोटल एनुअली, वो तब है जब हमारा एवरेज लाइफ स्टॉक का पर डे प्रोडक्शन है 7 से 8 लीटर। हमारी गिर को ब्राजील ले गया 35 लीटर ले रहा है पर डे। इजराइल अमेरिका में 25 से 35 लीटर की एवरेज है पर लाइफ स्टॉक पर डे, हमारा 7 से 8 लीटर है। हम 7 से 8 लीटर की मान लें। एक स्कोप तो हुआ है कि नस्ल सुधार से हम अपना मिल्क प्रोडक्शन बनाएं और दुनिया की मिल्क पावर बने। अगर हम इसी को मान लें 22 करोड़ टन, तो इसमें से सिर्फ 7 करोड़ टन वैश्विक पैरामीटर्स पर पैक होकर बिकता है, जो हमारे घर में अमूल के नाम से आता है, नंदिनी के नाम से आता है, सरस के नाम से आता है, मदर डेयरी के नाम से आता है, वर्का के नाम से आता है, सुधा के नाम से आता है। कहने का मतलब ये मिल्क कॉपरेटिव्स हैं, ये 1/3 ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन वैश्विक पैरामीटर पे FSSAI के द्वारा मोहर लग के सरकार को GST देकर ये बिक रहा है। 15 करोड़ टन घोल में डाला, मोटरसाइकिल पे 5-7 घोल डाले और सिर पे कपड़ा बंधा और मोटरसाइकिल लेकर दूध बांटने चले गए। घर घर में 1 लीटर 2 लीटर दूध रहे। ऐसे दूध नहीं बिकेगा। जितना जल्दी हम गोपालन करने वाले बंधुओं को समझा देंगे, 10, 15, 20 लाख नौजवान जिले जिले में खड़े हो जाएंगे और अपने 10 किलोमीटर में मोटरसाइकिल में घूम जाएंगे। अम्मा तेरे पास कितनी भैंस है? बेटा 2 भैंस है। कितना दूध है? बेटा 15 लीटर है।
बाबा तेरे पास कितनी भैंस है? बेटा 4 भैंस है, दूध कितना? 30 लीटर है। ठीक बाबा, तेरा दूध मेरे कलेक्शन सेंटर यहाँ जिले में है, यहाँ ले आएंगे, नहीं तो मेरे रहेंगे। और जिले जिले में 15-20 लाख नौजवान अगर खड़े हो गए और किसी ने 30,000 लीटर, किसी ने 20,000 लीटर, किसी ने 50,000 लीटर, ऐसे सेंटर्स बना दिए, कलेक्शन सेंटर्स, और वहां पर प्रॉपर ग्रेडिंग करके डबल टोन, फुल क्रीम, उसकी कूलिंग करके, उसको पैकिंग करके, उस पर जीएसटी देकर, उस पर एफएसएसआई के पैरामीटर्स लिख के, इसमें फैट्स इतना है, इसमें ये इतना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। जितनी जल्दी 15-20 लाख लड़कों को, युवतियों को अगर प्रेरित कर देंगे कि हमारा जो 15 करोड़ टन का मिल्क मार्केट ग्लोबल प्लेस की एक्सपोज है, एक रिस्क है, जितना जल्दी हम इसको ग्लोबल पैरामीटर्स पे इसका कलेक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लेंगे तो हम इसको बचा जाएंगे। और ध्यान रखना, 8 करोड़ लोगों की मुख्य आजीविका का साधन है दूध, और उन 8 करोड़ में भी अधिकांश हैं लैंडलेस। गांवों में जो भूमिहीन लोग हैं वो 2-4 गाय भैंस रख लेते हैं, खेत की मेड़ से चारा ला के खिला देते हैं, और उसमें से भी अधिकांश हैं महिलाएं। तो जितनी जल्दी हम लूज मिल्क को पैक्ड मिल्क में शिफ्ट कर जाएंगे, और जब ये 20-30 लाख लड़के खड़े होंगे, हर लड़का 15-15, 20-20 लड़कों को रोजगार मिलेगा। और आपकी एक बार मार्केट चेन बन गई तो लोग पूछेंगे, भैया ऑर्गेनिक सब्जी भी रखते हो क्या? हाँ। पनीर भी रखते हो क्या? हाँ। घी भी रखते हो क्या? हाँ। मिलेट्स भी रखते हो क्या? हाँ। तो वो रोजगार आपका, क्योंकि दुनिया बदल रही है, तौर तरीके बदल रहे हैं। तो संक्षेप में मैंने मिल्क का बताया। तीसरा ऐसे ही मिलेट्स का है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के कारण और पानी की अत्यधिक खपत के कारण, और इसके कारण से बंजर भूमि होती है, हर साल उसकी प्रोडक्शन घट रही है, और ये जहर ज्यादा डालना पड़ रहा है। तो कम पानी की खपत, अधिक पौष्टिकता, और भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन, और 2023 को पूरे दुनिया में मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाना। इसके फलस्वरूप आप समझ सकते हैं कि मिलेट्स की कितनी डिमांड बढ़ेगी। प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं, 22 जुलाई 2022 को उन्होंने बताया मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ 99 है। कितनी बड़ी डिमांड होगी, उस डिमांड के हिसाब से हम अपने आप को तैयार करें। एक नया सेक्टर आ रहा है, नए युवा उस पर काम करें, वीगन। गूगल करेंगे वीगन, वी फॉर वायलन, ई फॉर इंग्लैंड, G for गंगा, A for आसाम, N for नागपुर, वीगन। वो दुनिया में कृषि को लेकर एक नई बहस चला रही है कि वर्तमान कृषि पद्धति चलने वाली नहीं। वर्तमान कृषि पद्धति का इन हाउस गैसेज में 14% हिस्सेदारी है। वर्तमान कृषि पद्धति पर्यावरण को बेहद प्रदूषित करती है। तो एक नई कृषि व्यवस्था, जैसे मैंने बताया बिग बैंग से लेकर, तो एक क्रांतिकारी, एक नया परिवर्तन को वो कहते हैं ये होगा, और उसको वो 6 कारण बताते हैं। 6 कारण में है एनवायरमेंट, दूसरा एनिमल प्लुरैलिटी, वो कहते हैं अगर दूध हम जीव से निकालते हैं तो ये बछड़े के साथ अन्याय है, पशु क्रूरता। तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है नॉन वेजिटेरियन, पशु से प्राप्त किसी भी चीज को वो कहते हैं मांसाहार, वो दूध को भी मांसाहार मानते हैं। 5वां है बैक्टीरियल इशू, छठा है सस्टेनेबिलिटी। तो उनका क्या है कि एक नई फूड चेन आ रही है, नया फूड सिस्टम आ रहा है, नई कृषि पद्धति आ रही है, पूरी खाद्य श्रृंखला प्लांट बेस्ड, खेती बेस्ड नहीं, मवेशी बेस्ड नहीं, पूरी खाद्य श्रृंखला प्लांट बेस्ड। अगर मीट चाहिए तो न्यूट्रल नगेट होगा, अगर चिकन चाहिए तो चिकन नगेट होगा, अगर दूध चाहिए तो सोया मिल्क होगा। कहने का मतलब वीगन एक राइजिंग एरिया है, और भारत में सबसे समृद्ध समाज जैन समाज है। भारत में शाकाहार को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता है, हमें इस सेक्टर पे जाना चाहिए। 2022 में इसकी मार्केट थी 2000 करोड़ की,
केवल अगले 9 वर्षों में इसकी भारतीय बाजार 40,000 करोड़ का होने वाला है और दुनिया का बाजार 3 लाख करोड़ का होने वाला है। टाटा ने 20 जुलाई 2022 को, अगर आप गूगल करेंगे, वीगन में अपना स्टार्टअप खोल दिया है। बंगलौर के लड़कों ने विशियस। तो ऐसे करके हमें वीगन पर जाना पड़ेगा। इस 70% लोगों ने पिछले वर्ष वीगन को पहली बार ट्राई किया है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक नया इसका एक है। अगला क्षेत्र है, मैं सही या गलत की चर्चा में नहीं जाऊंगा, वो विद्वानों का विषय है, लेकिन आज पिक्चर क्या है वो मैं आपको बनाना चाहता हूं। पोल्ट्री में बहुत बड़े लोग लगे हुए हैं और पशुपालन में भी देखें अगर हम, तो पशुपालन में तो अपने समाज के भी बहुत लोग लगे हुए हैं। मैं उसका आंकड़ा देता हूं। कुल मिलाकर मांस उत्पादन भारत में वो 53 लाख टन, 22 लाख टन तो हम निर्यात करते हैं। और इसमें अगर हम सब छोड़ दें तो पोल्ट्री में तो काफी लोग हमारे भी लगे हुए हैं, जो अंडों का व्यवसाय करते हैं, जो मुर्गी का व्यवसाय करते हैं। मछली पकड़ने में तो काफी हमारे लोग भी लगे हुए हैं। सूअर पालन में हमारे लोग भी लगे हुए हैं। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि मांस का व्यापार अब इस तरीके से नहीं चला। मुर्गा लिया, काट दिया, थोड़ी देर ड्रम में डाल दिया, वो फड़फड़ाया, उसके बाद उसके पंख उतारे और गंडासे से काटा, छल्ली में डाल के दे दिया। ऐसे नहीं चलेगा। स्वास्थ्य के मानदंड, वैश्विक मानदंड, प्रॉपर पैकिंग, हाइजीन, पशु बीमार तो नहीं था तो डॉक्टर से सर्टिफिकेट, ये स्वस्थ पशु को भोजन के लिए बनाया गया है। ऐसे दुनिया भर के सिस्टम्स नॉनवेज इंडस्ट्री में भी आने वाले हैं। तो हमें अपने, आप ये देखिए ना कि ये जो है 36% हिस्सा तो पोल्ट्री का है। भारत में जितना मांस उत्पादन होता है उसमें 36% शेयर पोल्ट्री का है। अगर हम 60 से ज्यादा देशों में निर्यात करते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार, तो इसको भी हमें ऑर्गेनाइज के ले जाना पड़ेगा। इसके बाद जो है इसमें कई चीजें जो अगर गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग की वेबसाइट पर जाते हैं तो क्योंकि बात व्यापार की है, रोजगार की है, तो वो यहाँ का जो मांस उद्योग है विश्व की तुलना में कितना समृद्ध है, कितना गुण वाला है, उसमें वो बताया गया सरकार की वेबसाइट में कि यहाँ का जो मांस होता है वो लो फैट का होता है, यहाँ का मांस लो कोलेस्ट्रॉल का होता है। यहाँ के जो हमारे व्यापारी हैं वो जबरदस्ती उसका मांस बढ़ाने के लिए हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स का यूज करके उसको जबरदस्ती मोटा करके वजन नहीं बढ़ाते हैं। विश्व में हमारा मांस विख्यात है, 60 देश खरीदते हैं। इवन यूएई ने गुजरात में $2 बिलियन से प्लांट लगाया। तो इसको हमें कहने का मतलब इस सेक्टर को भी हमें ऑर्गेनाइज्ड पर, सिस्टमेटिक पर ले जाना पड़ेगा। अंतिम में बताऊंगा प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड, हम बाजार जाते हैं, नमकीन लाते हैं। मेरा समय हो गया, मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। अध्यक्ष जी से मैं 5 मिनट। अंतिम में बताता हूँ प्रोसेस्ड फूड। हम बाजार में जाते हैं, नमक पानी लाते हैं घर के लिए, रस लाते हैं, फैन लाते हैं, रेडी खड़ी होती है, कभी टिक्की, डोसा, बर्गर खाया है। ये बाजार हमारा 2020 में, ये केपीएमजी की रिपोर्ट में बता रहा हूं। केपीएमजी भी एक बिग 4 में बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है। प्रोसेस्ड फूड जितना है वो $263 अरब का बिका है भारत में। $1 अरब होता है 8300 करोड़ रुपए का। अगर रुपया 83 रुपए का है डॉलर, तो 8300 करोड़ 80 है तो 8000 करोड़। 2020 में भारत में प्रोसेस्ड फूड का बाजार $263 अरब का था और 2025 में 2 वर्ष बाद वो हो जाएगा $470 अरब का। इसका मुख्य कारण है शहरीकरण और घर में व्यंजन बनाने की आदतों का घटना। घर में मट्टी नहीं बनाएंगे,
घर में लोग पारे नहीं बनाएंगे, दिवाली पे घर में भुजिया वगैरह भुजिया नहीं बनाएंगे। तो इसके कारण हमारी 2025 में 2020 में जो मार्केट थी $263 अरब की, वो 2025 में $470 अरब की हो जाएगी। बंधुओं, इसमें भी बहुत से रूल आ रहे हैं। मैं एक आपको बताता हूँ, जो हमारे ढाबे हैं, जो हमारी रेहड़ी वाले टिक्की बेचते हैं, अभी तक लिखते हैं एक टिक्की 20 रुपए की। लेकिन इसमें हम देखते हैं डोसा, एक डोसा 40 रुपए का, इडली 3 पीस 30 रुपए की। एक नई क्लॉज और जुड़ गई है और वो एक वर्ग के रेस्टोरेंट्स पे लागू भी हो गई है। कालांतर में नीचे रेहड़ी तक भी आएगी। क्या? उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें कैलोरी कितनी है। एक टिक्की 20 रुपए 100 कैलोरी। अब बताइए कौन सा रेडी वाला लिख देगा? नहीं लिखेगा तो 2 साल की कैद, 10 लाख का जुर्माना। फूड सेफ्टी वाले तुरंत पकड़ लेंगे। परसों ही पकड़े 25 का नाम कि तुमने तो मसाला लगा रखा है पकाने के लिए। आज तक कोई खबर सुनी होगी? परसों फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 25 टन आम पकड़े हैं कि आम पकाने के लिए मसाले की पुड़िया डालते हैं, वो लगा रखिए पकड़। तो कहने का मतलब जो प्रोसेस्ड फूड है उस पर भी दुनिया के नियम आ रहे हैं। और हमारे रेडी वाले को, टिक्की वाले को, हलवाई बाबू को कि भैया ये तुम हर मंगलवार को इतना बड़ा थाल भर के बैठते हो ना हनुमान जी के मंदिर के सामने, तो बिकेगा 11-21 का, ये भी पैकिंग में बिकेगा। जैसे हल्दीराम 5-20 दाने बेचता है मूंगफली के, या पेप्सी बेचती है। प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को भी हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा इतनी बड़ी मार्केट अगर हम शिफ्ट नहीं करेंगे फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ये नहीं करेंगे तो ये कॉर्पोरेटाइज्ड हो जाएगी। और आज रोजगार का संकट सिर्फ इसलिए है कि वो नियमों की आड़ में हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी असली मंशा कॉर्पोरेटाइज करने की है। इसलिए तो एफडीआई लेने के आ रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग या एफडीआई 100% आएगी जी। वो क्या करेगा? जो बिल गेट्स ने मिलेट में तड़का लगाया, उसका मतलब क्या है? वो फूड प्रोसेसिंग में उतरेगा। बिल गेट्स जब पूसा के साइंटिस्ट से मिलके आए, पूसा के अंदर जाके आप कौन कौन से पौधे हैं, क्या क्या बीज हैं, उसका मतलब क्या है? बिल गेट्स एग्रीकल्चर में आना चाहता है। तो अंत में मैं वहीं आता हूं कि रोजगार का संकट नहीं है। संकट ये है कि दुनिया के वैश्विक नियम तय हो रहे हैं, हमारे असंगठित क्षेत्र जो कि 93% रोजगार आज भी दे रहे हैं, वो संगठित हो जाए। अंतिम उदाहरण और देखो, मैं लोग नहीं रोक पा रहा। 2 करोड़ ट्रक चलते हैं, किसी के 2 ट्रक, किसी के 100 ट्रक। ई-वे बिल आ गया। ई-वे बिल कहता है एक दिन में अगर 300 किलोमीटर नहीं चले तो बिल कैंसिल। 4 घंटे ट्रक रुक गया तो बिल कैंसिल। 2 ट्रक वाला चला ही नहीं पाएगा तो पता लगा 2 विदेशी कंपनियों ने 1 करोड़ ट्रक चला रहे हैं। तो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। ये ट्रक 4 लाख किलोमीटर लंबे स्टेट और नेशनल हाईवेज पे चलते हैं, जिनके दाएं में लाखों ढाबे हैं। वो ढाबे अगर ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, टोल नाके पे जो हाईवे ब्रिज बन रहे हैं उनमें वो नई योजना से करेंगे तो उन ढाबों पे भी। कहने का मतलब हर रोजगार को हमें वी हैव टू शिफ्ट आवर एम्प्लॉयमेंट, आवर ट्रेड, आवर इंडस्ट्री फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। अदरवाइज फॉरेन प्लेयर्स आर रेडी टू मेक इट कॉर्पोरेटाइज्ड। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। विषय अपना था वैश्विक परिदृश्य में रोजगार सृजन की चुनौतियां।